नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे बाबरी विध्वंस मामले की, जिस पर 28 साल बाद फैसला आया और सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। अयोध्या के मामले पर चली लंबी न्यायालयीय लड़ाई के दौर में दो बड़े मामलों पर तस्वीर साफ हो चुकी है। क्या मान लिया जाए कि अयोध्या पर यह अंतिम इंसाफ है या फिर कानूनी लड़ाई का दायरा अभी और दूर तलक जाना बाकी है? बाबरी विध्वंस पर आ गया फैसला। जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। साक्ष्य पड़े कमजोर, औंधे मुंह गिरे आरोप। कांग्रेस की साजिश थी, एफआईआर दर्ज करने में कांग्रेस की साजिश थी। 28 साल पहले एफआईआर दर्ज की गई और 28 साल बाद स्थिति हो गई खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सभी 32 आरोपी बरी, षड्यंत्र के आरोप खारिज। सभी अभियुक्त को न्यायालय ने आज बाइज्जत बरी किया है। एक पक्ष खुश, दूसरे पक्ष ने उठाए सवाल। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। दो बड़े मामले, तस्वीर हुई साफ। अयोध्या पर अंतिम इंसाफ। और सीधे मेहमानों का हम रुख करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह, सांसद भाजपा, ये भी आरोपी रहे, आज बरी हो गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, नेता सपा, वीरेंद्र सिंह जी, नेता कांग्रेस, और मौलाना साजिद रशीदी साहब जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और बृजभूषण शरण सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से एक लंबी लड़ाई चली है और आज फैसला इस पर आ गया है, हालांकि सवाल भी उठ रहे हैं, उन सवालों पर भी जाएंगे, लेकिन क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, हम लोग पहले से मान करके चलते थे। जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन हम लोग मौके पर थे जी। और आज अदालत ने जो अपने फैसले में सुनाया है कि ये सुनियोजित नहीं था। पहले भी हम लोग यही कहते थे कि सुनियोजित घटना नहीं है जी। और आपको स्मरण होगा कि 5 दिसंबर को हाई कोर्ट से एक फैसला आने वाला था। ये अधिग्रहण को लेकर के एक फैसला आने वाला था और जिस तरीके से अधिग्रहण के जजमेंट को रिजर्व कराया गया, उस समय नरसिंहा राव की सरकार थी और उसी समय तत्काल ये स्थिति उत्पन्न हुई और जो लाखों की भीड़ थी वो किसी की कंट्रोल में नहीं रह गई और उस भीड़ ने उस मंदिर के ढांचे को गिरा दिया जी। और आज ये 28 साल बाद फैसला आया है। इस बात को लेकर के हम लोगों को खुशी है कि अदालत ने जो है स्थिति को साफ किया है कि ये घटना सुनियोजित नहीं थी और ये लाखों की जो भीड़ थी, कारसेवक थे, उनके द्वारा ये किया गया था जी। तो सब लोग प्रसन्न हैं। हम समझते हैं पूरा देश प्रसन्न है। ठीक है। वीरेंद्र सिंह जी, साक्षी महाराज बरी होने के बाद कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गलत तरीके से मामला दर्ज कराया था और उसकी परिणति यह है कि 28 साल बाद खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। दुर्भावना थी क्या? देखिए, जब कोई विषय विवादित होती है तो उसका अंतिम फैसला वो न्यायालय का फैसला होता है। अब सवाल ये उठता है कि न्यायालय ने जब फैसला दे दिया जी कि नहीं ये राम जन्मभूमि की जगह है, तो उस फैसले को पूरे देश ने कबूल किया और पूरे देश ने उसको माना। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं कि जब तक इसका राजनीतिकरण न कर लें जी, तब तक उनके पेट का पानी जो है पचता नहीं है। और यही कारण है कि ये लोग काम कम और इस तरीके का माहौल ज़्यादा फैलाते हैं जिससे किसी न किसी वर्ग विशेष की भावना आहत हो और इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जाए। मैं इस बात से सहमत कतई नहीं हूँ। वो अदालत का फैसला था और अदालत के फैसले का सभी दलों ने स्वागत किया। ठीक है। मतलब जो लोग सवाल अभी उठा रहे हैं उनके प्रति भी आपका यही स्टैंड है? निश्चित रूप से यही स्टैंड है कि वो जो लोग फैसला, जो सवाल उठा रहे हैं जी,
वो सवाल कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है जी और ये भावना से जुड़ा हुआ करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावना से जुड़ा हुआ मसला है जी और इसका कभी भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और भावनात्मक विरोध भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, बहुत सारे सवाल उठे, क्योंकि मामला राजनीतिक हो रहा है तो आपकी प्रतिक्रिया ले लें, फिर मौलाना साहब के पास जाएंगे। कोई कह रहा है कि न्याय का मजाक हो गया, कोई कह रहा है वही कातिल वही मुंसिफ, अदालत उसकी वो शाहिद। तो क्या जब जिस न्यायपालिका पर सभी लोग भरोसा करते हैं, हालांकि सवाल उठ सकते हैं, सब का हक है, लेकिन क्या सवाल उठना चाहिए जब एक इतने बड़ी लड़ाई का अंत हो रहा है कि एक फैसला आया, पूरे देश ने खुले मन से स्वीकार किया, ये दूसरे में कुछ लोगों को शांति पसंद नहीं आ रही क्या? देखिए ये हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रही, उसमें भारतीय जनता पार्टी है जिसको ये पसंद नहीं आती है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम समाजवादी लोग देश के संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास करने वाले लोग हैं, सम्मान करने वाले लोग हैं। जो न्यायपालिका कहती है या संविधान कहता है हम उसको मानते हैं और यही हमारी हिंदुस्तान की खासियत होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में अगर हम संविधान और न्यायपालिका का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी से पूछे ना कि वो संविधान की किस तरह से चला रही है, न्यायपालिका को अगर वो सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, कि जो घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार हो रही हैं, जिस तरह का किसान का बिल पास किया गया ध्वनि मत से, उनसे पूछिए ना कि वो संविधान का कितना सम्मान कर रहे हैं। उनसे पूछिए कि नहीं, उनसे पूछिए कि आज की बच्चियां भी पूछेंगे सवाल। अब सीधे वो सम्मान मौलाना साजिद रशीदी जी आपके पास आ रहे हैं। एक पक्ष है जो खुले मन से स्वागत कर रहा है कि ठीक है न्यायपालिका सर्वोच्च है, जो फैसला आया हम मानते हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि ये न्याय नहीं मजाक है। आपका स्टैंड क्या है? ये न्याय हुआ है, मजाक हुआ है? देखिए सर, हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी जी। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें मुख्य रूप से कही थी। एक बात ये थी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। एक बात ये थी 1949 तक नमाज होती रही। एक बात ये थी कि मूर्तियाँ प्रकट नहीं हुई, रखी गई थी रात में। और एक बात ये थी कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है जो शेमफुल था। फिर भी कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, यानी 142 का इस्तेमाल करते हुए वो जगह राम मंदिर को दे दी। और कोर्ट ने लिखा फैसले में कि मैं अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए ये जगह राम मंदिर को दे रहा हूं। ये फैसला तो उसी दिन हो गया था। अब सीबीआई कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये तो फॉर्मेलिटी है। और देखिए ये भी एक ये इसको योग कहिए, संयोग कहिए या कुछ भी कहिए कि रंजन गोगोई साहब का भी ये आखिरी फैसला था जिनको बाद में बाबरी मस्जिद मिली, वो राज्यसभा मिली। और सीबीआई के जो जज एसके शर्मा साहब हैं, उनका भी आखिरी फैसला है। अब इनको क्या मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तो सवाल ये है कि देश का संविधान, आप फैसले के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं या आप नीति पर, नियत पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए साजिद साहब, ये तय करना पड़ेगा आपको। फैसले का विरोध कर सकते हैं आप, लेकिन आप नियत पर सवाल उठा देंगे तो गंभीर हो जाएगा मामला। साक्ष्य है क्या आपके पास? मैं तय कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये इंसाफ नहीं हुआ, ये फैसला हुआ है जो बाबरी मस्जिद को लेकर हुआ था वो भी, और जो आज आरोपियों को लेकर हुआ है वो भी। ये फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ। ठीक है, ब्रजभूषण शरण सिंह जी जानती है, मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये फैसला है लेकिन इंसाफ नहीं है। आखिरी फैसला था ये और ये फैसले में तब्दील हो गया, इंसाफ नहीं मिला उन्हें। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो व्याख्या हमारे मित्र ने की है वो गलत की है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये मंदिर था और तोड़ करके इसमें मस्जिद बनाई गई थी। और आज जो ये फैसला आया, हम विशेष करके इस फैसले की बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने, आज हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि ये घटना सुनियोजित नहीं थी। ये घटना सुनियोजित नहीं थी और ये स्थिति अचानक उत्पन्न हुई थी, क्योंकि वहाँ पर कार सेवा का काम चल रहा था। जो अधिग्रहित भूमि थी उस पर कार सेवा का काम चल रहा था
और जब 5 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार को आप कह सकते हैं बृजभूषण जी, मौलाना साहब आपसे पन्ना नंबर पूछ रहे हैं, यथा स्थिति बनाए रख जी। मौलाना साहब कौन सा पन्ना पूछ रहे थे? इतनी जानकारी मुझे नहीं है। मौलाना साहब का ये काम है। आप मुझे ये बताइए, मौलाना साहब की यही रोजी रोटी नहीं, है। आप मुझे ये बताइए कोर्ट के फैसले के कौन से पेज पर लिखा है कि कोर्ट ने ये कहा हो कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है? कौन से पेज पर लिखा है बता दीजिए। आपका काम है तो अगर यही बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितने पेज का था? आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि कितने पेज का फैसला था। मौलाना साहब बुरा नहीं, हमको नहीं पता है। आप झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक झूठा आरोप लगा दिया आपने। मानता हूं हमको नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक झूठा आरोप आपने लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बंद हो गई। ये तो झूठा आरोप है कोर्ट के ऊपर। बंद हो गई। आप वही लोग हैं जो जब साहबानों का फैसला आया था तो गला फाड़ फाड़ करके आप आपकी लोगों तो खुल गई ने ना, राजीव गांधी को डरा करके फैसला बदलवाने का काम किया था। ये भी अच्छी बात है। फैसला बदलवाने का काम किया था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार सेंट्रल के अंदर ना होती तो आप इस पर भी गला फाड़ते। ये गला फाड़ फाड़ करके आप लोगों की ये रोजी रोटी है। आप इसी की रोजी रोटी खाते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि विवाद निपट जाए, समाधान हो जाए, आप नहीं चाहते हैं। और इसलिए ये जो स्थिति उत्पन्न हुई, जो ये फैसला आया है, क्या प्रमाण था? कोई प्रमाण था? अपने फैसले में कहा गया है कि जो केवल मीडिया के आधार पर, नौजवानों को नौकरियां मिले ना मिले, आधार पर किसानों को उनकी फसल का दाम मिले ना मिले। मैं बोलूं अब आ गए नौकरी पर। मैं बोलूं जी, अब आप आ गए नौकरी पर। देखिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा टूटता रहे, आप यहाँ से भगने लगे। आवाज कम करे तो बोलिए। ठीक है, बताइए। भाईचारा आप लोगों ने नष्ट कर दिया। देश के अंदर में दुकान चलाई। अच्छा, एक बार रुकिए तो सही। एमपी साहब रुकिए, इनको रोकिए। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, न्यायपालिका की देन है कि अच्छा मैं बोल लूं। देखिए, इस देश के अंदर में अगर किसी ने भी नफरत का विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। समाज को तोड़ने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी समाज को जोड़ने की बात नहीं की है। आज हमारे पूरे देश के अंदर में अर्थव्यवस्था -24 पे पहुंच गई है। लोग अब भूख से ठीक है, लेकिन क्या भदौरिया साहब ये कहना कि फैसला हुआ, इंसाफ नहीं हुआ, क्या ये सही है? और जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि आखिरी जजमेंट उनका भी था, आखिरी इनका भी है, क्या ये बातें शोभा देती हैं? मैंने आपको पहले बोल दिया, हम समाजवादी संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं जो हिंदुस्तान के विरोध में खड़े हो जाएं, हिंदुस्तान की सम्मान, न्यायपालिका और संविधान का सम्मान ना करें। ये अगर ये कर रहे होते तो आज समाज के अंदर में नफरत ना बो रहे होते, समाज के अंदर में रोजगार की बात कर रहे होते, विकास की बात कर रहे होते, महिला सम्मान की बात कर रहे होते। हाथरस की बेटी, इस तरह से पुलिस उसको रात में दाह संस्कार न कर देती। एक माँ चिल्लाती रहेगी कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी को मुझे हल्दी लगा देने दो, और आप दाह संस्कार कर देंगे। ये संस्कृति और संस्कार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश के अंदर में बचा रखे हैं कि किसी की बेटी होगी, माँ उसको देख भी नहीं पाएगी। ये एक मसला गंभीर है, लेकिन सवाल ये संस्कार हमारे देश के ढांचा विध्वंस पर है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। मौलाना साहब जी, बिल्कुल ये बिल्कुल जायज सवाल है। अनुराग जी, आप जो पूछ रहे हैं, इस सवाल के साथ पूरा देश है कि वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं आ रहा हूं। मौलाना साहब, सवाल ये है कि जो इंसाफ और फैसले की लाइन आप खींच रहे हैं, ये क्यों खींच रहे हैं? क्या आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यायपालिका पर आपको यकीन नहीं है? मौलाना साहब देखिए मैं इसलिए खींच रहा हूं, आप मुझे बताइए, जब कोर्ट ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि वहां मस्जिद थी और मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, तो फिर वो जगह राम मंदिर को क्यों दे दी गई? नंबर एक। दूसरे, ये भाई साहब जो बरी होकर बैठे हैं अभी, मुझे बताइए कार सेवा क्यों चलाई गई? एएसआई के साक्ष्य में क्या मिला मौलाना साहब, पता होगा आपको? आपकी कृपा पर नहीं बैठे हैं, आपकी कृपा पर नहीं बैठे हैं, आपकी कृपा पर नहीं बैठे हैं सर। मेरे भाई न्यायपालिका के उस पर बैठे हैं और कृपा पर नहीं बैठे हैं। अरे भाई साहब, आपके कृपा पर नहीं बैठे हैं। सुन लीजिए आपके कृपा पर नहीं बैठे हैं। बोलिए। देखिए, आपने जो एएसआई की बात कही है साहब, एएसआई का फैसला उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात कर रहे हैं। आप वापस मत जाइए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर, फिर आप कहेंगे फैजाबाद के कोर्ट फैसले पर आ जाइए। हम उस पर नहीं जाना चाहते, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जब इन्होंने राम सेवा के लिए, राम जन्मभूमि के लिए एक यात्रा निकाली थी अडवाणी जी के नेतृत्व में, आप मुझे बताइए, एक नारा था, बच्चा बच्चा राम का, राम जन्मभूमि के नाम का। क्या मतलब था इसका, मुझे बता दीजिए।
एक एक ईंट, एक एक रुपया आप जमा कर रहे थे और लोगों को घर घर जाकर उकसा रहे थे कि हमें राम मंदिर बनाना है। इसका मतलब क्या है? जो लोग वहां जाएंगे तो क्या वो बाबरी मस्जिद को छोड़ देंगे? सारी वीडियोस, सारे एविडेंस, और इन्होंने राजनीतिक मंचों से बाकायदा अपने आप को कहा है कि हमने तोड़ा है बाबरी मस्जिद को, हमने तोड़ा है बाबरी मस्जिद को। चूंकि इस वक्त इनको वोट, ये एक अहम सवाल है और इस पर भी आएंगे। एक और नई बात बताता हूं, भदौरिया जी के पास भी जाएंगे, वीरेंद्र जी हमारे साथ बन उनके पास भी जाएंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। और सवाल हमारा यही है कि अयोध्या पर क्या ये अंतिम इंसाफ की लड़ाई थी, इंसाफ की बात है, या फिर अभी बहुत कुछ है जिसको संतुष्ट किया जाना है और लड़ाई आगे जाएगी? फौरन हाजिर होते हैं। तो आज का सवाल यह है कि 28 साल के बाद जब इस मुकदमे का फैसला आया है तो क्या ये अंतिम इंसाफ है या लड़ाई आगे चलेगी? वीरेंद्र जी आपके पास आएंगे, लेकिन मौलाना साहब ने उस सवाल ब्रेक से पहले उठाया, बृजभूषण जी, वो सवाल बहुत अहम है कि आज ये कहा गया कि साक्ष्य कमजोर थे, लेकिन क्या वजह थी कि साक्ष्य तो कमजोर साबित हुए, लेकिन आप जो तमाम आरोपी थे उनमें से कुछ लोग डंके की चोट पर कहते थे कि हाँ हमने ढांचे को गिराया। देखिए, टीवी साक्ष्य वीरेंद्र जी आते हैं, बृजभूषण जी सवाल साक्ष्य थे और बृजभूषण जी बात पूरी कीजिए। बोलिए सर जी। हम ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने माना है जी कि ये सुनियोजित घटना नहीं थी। नंबर एक, मैं संक्षेप में बात करना चाहता हूं, और जो साक्ष्य हैं वो पर्याप्त नहीं थे। अब उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन साक्ष्य जो है वो पर्याप्त नहीं थे। इस को आधार बना करके जो है कोर्ट ने अपना फैसला जो सुनाने का काम किया है। तो आज जो लोग इस फैसले को सवाल उठा रहे हैं या जो है इस फैसले को दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम संविधान की बड़ी इज्जत करते हैं और हर फैसला मानते हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, इसको ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना होती तो सुप्रीम कोर्ट पर जो फैसला आया है उस पर भी ये सवाल खड़ा करते, और आज इस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। और ये संविधान के मानने वाले लोग, इनसे पूछिए कि 4 महीने तक क्या फैसलों पर राजनीति हो रही है? 4 महीने तक शाहीन बाग में क्या हुआ? वीरेंद्र जी, मैं देखिए, इस फैसले को हम सामयिक फैसला मानते हैं, और इस फैसले के दो पहलू हैं। सबसे पहला फैसला यह है कि कारसेवक वहां इकट्ठा हुए और कारसेवकों के एक हुजूम ने उस ढांचे को गिराया और वो स्थापित नहीं कर सके, जैसा कि हम लोगों ने देखा है और सुना भी। उस समय टीवी पे आ रहा था कि आडवाणी जी मना कर रहे थे, सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन कारसेवक उनकी बात भी मानने को तैयार नहीं थे जी। एक तो एक पहलू है। दूसरा पहलू है संवैधानिक पहलू। उस समय मुख्यमंत्री, तत्कालिक मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी थे। अदालत में उन्होंने हलफनामा दिया और संवैधानिक पद पे रहते हुए एक हलफनामा दिया कि हम ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे और जो विवादित ढांचा है उसकी हम रक्षा करेंगे, और वो अपने हलफनामे में किए गए वादे से फेल हो गए जी। अब सवाल ये उठता है कि उस हलफनामे का संज्ञान लेकर के अदालत ने क्या फैसला लिया, उस पर कौन सी सजा मुकर्रर की, या जो है कि जब लिखित रूप से वो दिए गए जो है कि हलफनामे थे और उस पर अदालत ने कोई संज्ञान लिया कि नहीं लिया, ये अभी फैसला के अंदर मौजूद होगा। लेकिन जितने भी आरोपी थे सब लोगों ने हलफनामे में लिख करके दिया कि मैं नहीं, मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं जो है ढांचे को गिराने में हम सहयोग नहीं कर रहे थे, हम तो मना कर रहे थे। ये सारी चीजें लिखे और मीडिया के सामने आकर के लोग सीना तान के कहते हैं कि हमको फांसी हो जाए। तो ये राजनीतिक है करण है।
और राजनीतिकरण की तरफ इस प्रकरण को ले जाना ठीक है, मौलाना चाहते साहब थे। के पास जाएंगे। तो मैं अनुराग इस भदौरिया जी, बात क्या से माना संतुष्ट जाए कि भले ही कर रहा हूं सर्वोच्च कि अदालत ने यह फैसला प्रकरण सुना दिया, उसके बाद समाप्त सीबीआई अदालत ने भी हुआ फैसला और सुना भाजपा दिया, को राजनीतिकरण लेकिन राम और अयोध्या के नाम पर जो राजनीति की आदत सियासत को लगी वो जाएगी नहीं, चलती रहेगी? हाँ बिल्कुल सही कहा। भारतीय जनता पार्टी को ये जो राम की बात करते हैं, लेकिन राम के ललाओं की बात नहीं करते हैं। राम के लला बेचारे भूखे घूम रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, भूखे मर रहे हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। बताइए कोई बाप कैसे खुश हो सकता है जिसके बच्चे आत्महत्या कर रहे हो, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हो, किसान भी उनके बच्चे हैं, और जिनकी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा हो, रेप हत्या हो रही हो, क्या भगवान खुश हो सकते हैं? भगवान अपनी बच्चियों के साथ अन्याय देख सकते हैं क्या? कोई बाप देख सकता है क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करना चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसको जिंदा रखने का अगर कोई काम करता है तो बीजेपी करती है, क्योंकि उसको लगता है कि धर्म और जाति की राजनीति के रास्ते से सत्ता पाना ज्यादा आसान है, विकास का रास्ता बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भूल गए हैं कि राम अपने ललाओं को ज्यादा प्यार करते हैं, बाप अपने बच्चे को ज्यादा प्यार करता है। बच्चा तकलीफ में रहेगा तो भगवान इनको सजा देंगे। आने वाले 2022 में बाईसाइकिल लेन बीजेपी आउट होगी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये लोग राम की ललाओं का कोई ध्यान नहीं रखते। राम के ललाओं को छोड़ दिया है, बच्चियों के साथ। बताइए हाथरस की बच्ची के साथ क्या हुआ कि राम की बच्ची नहीं है वो? बताइए राम की बच्ची है कि नहीं, इनसे पूछ लीजिए। बीजेपी के सांसद बता दे राम की बच्ची है कि नहीं, वो किसकी बच्ची है? राम की बच्ची नहीं है। राम की बात कर रहे हैं बार-बार। ठीक है, ब्रजभूषण जी से जवाब ले लेते हैं। ब्रजभूषण जी, नहीं करेंगे ये राजनीति अगर चलती रहेगी कि तो क्या कोर मुद्दों से ध्यान नहीं हटेगा? और जो सवाल बार बार अनुराग जी उठा रहे हैं उसका जवाब भी दीजिए। नहीं, अनुराग जी बड़ा अच्छा सवाल उठा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत हमारे बड़े मित्र हैं वो, लेकिन अब इस मसले को भी जनता पर छोड़ देना चाहिए। 2014 में जनता ने फैसला दे दिया, 2019 में भी जनता ने फैसला दे दिया, 2022 में भी जनता फैसला दे देगी। ठीक है, जनता फैसला कि देगी। कौन मौलाना सी साहब, सरकार, कौन सी पार्टी जी देश के लिए काम कर मौलाना रही है। साहब, क्या अब जनता आप लोग फैसला इस फैसले के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट का रुख करेंगे? क्योंकि आप लोग की असहमति साफ तौर से आ रही, कुछ और लोग हैं जो असहमति के साथ खड़े हो गए हैं। देखिए, एक सवाल का जवाब मैं दूंगा आपके। एक बात मैं आपको बता दूं, याद होगा आपको, जब ये फैसला आया था अक्टूबर में जी बाबरी मस्जिद का, तो जो गवर्नर है कल्याण सिंह जी, उन्होंने अगले ही दिन एक बयान में प्रेस विज्ञप्ति जारी करके या बयान देकर प्रेस में कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद नहीं टूटती तो आज राम मंदिर कैसे बनता, जिस दिन शिलान्यास हुआ था। तमाम अखबारों ने उसको छापा था। क्या ये साक्ष्य नहीं है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले लोग ये हैं? तो ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर दी गई। ये बाकायदा सुनियोजित तरीके से इस फैसले को तैयार करके सुनाया गया है। दूसरी बात यह है कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाऊं, हाई कोर्ट ले जाऊं, मेरा संवैधानिक अधिकार है। और जो लोग इस फैसले को, इस केस को लड़ रहे हैं, तो वो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस केस को आगे लेकर जाएं और फैसला मांगे हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। इन लोगों को सजा होनी चाहिए। ठीक है, और देखने वाली बात होगी कि नहीं मामला आगे जाता है तो क्या इस और पर लोग फैसला की तरह फसादी लोग खड़े हो जाएंगे। शुक्रिया मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अनुराग जी शुक्रिया आपका, और ब्रजभूषण शरण सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सवाल यही है कि अयोध्या पर जो इंसाफ आया है क्या वाकई अंतिम नहीं है? अभी कानूनी लड़ाई और आगे तक जाएगी। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल जय, हमने जो चेयर ऑर्डर की थी